एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बॉडी का कवरिंग बनाते हैं। तब एपिथेलियल टिश्यू का जो सरफेस होता है ये फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस होता है। एपिथेलियल टिश्यू का सरफेस फ्री होता है। तो जैसे कि ये मेरा स्किन है, ये स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, तो स्किन का जो सरफेस है ये क्या है, ये किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं। और बॉडी ऑर्गन के अंदर, हॉलो ऑर्गन्स के अंदर, डक्ट्स के अंदर, हाँ ट्यूब्स के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू जो इंटरनल लाइनिंग या इंटरनल बाउंड्री बना के रखे हैं, वो किस चीज़ को फेस करते हैं, बॉडी फ्लूइड को फेस करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का फ्री सरफेस होता है। ये अगर बाहर की तरफ है तो ये इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, और ये अगर अंदर की तरफ है, बॉडी लाइनिंग बना रहा है, तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करते हैं, बॉडी फ्लूइड को फेस करते हैं। ठीक है, ओके। अब एपिथेलियल टिश्यू एकमात्र टिश्यू है जो कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू एकमात्र टिश्यू है बॉडी का जो कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म से बना होता है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना होता है, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्म से बना होता है, और जो है लास्टली नर्वस टिश्यू वो एक्टोडर्म से बना होता है। अब ये एक्टोडर्मल कौन सा पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू का, जैसे कि स्किन, ये एपिथेलियल टिश्यू का एक्टोडर्मल पार्ट है। एपिथेलियल टिश्यू का एंडोडर्मल पार्ट कौन सा है, एंडोडर्मल पार्ट ये है इनर लाइनिंग और विसरल ऑर्गन्स, स्टमक के इनर लाइनिंग, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग। उसके बाद मेसोडर्मल लेयर कौन सा है, मेसोडर्मल लेयर से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू आया है, मेसोथेलियम। मेसोथेलियम, ये मेसोथेलियम क्या है, दिस इज द लाइनिंग और कवरिंग ऑफ सिलोम, कवरिंग ऑफ सिलोम। सिलोम का कवरिंग या सिलोम का लाइनिंग बनाता है, इंटरनल बॉडी कैविटी का जो सिलोमिक कैविटी का जो कवरिंग लाइनिंग उसको बुलाता है मेसोथेलियम। ये बनाते हैं एंडोथेलियम, यानी कि ब्लड वेसल का जो, ब्लड कैपिलरीज का जो इनर पोर्शन है, ब्लड कैपिलरी का इनर पोर्शन जो है इसको बोला जाता है एंडोथेलियम। ठीक है, ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन है एपिथेलियल टिश्यू का। अब इसके बाद रीजनरेशन का बात किया जाएगा, रीजनरेटिव कैपेसिटी। तो एपिथेलियल टिश्यू का रीजनरेटिव कैपेसिटी हाईएस्ट है, रीजनरेटिव कैपेसिटी इज हाईएस्ट अमंग द टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू सबसे जल्दी रीजनरेट होते हैं, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये इसको फोर्स, कंप्रेशन, प्रेशर, ये सारी चीज़ झेलना पड़ता है। तो हर रोज कुछ ना कुछ एपिथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ एपिथेलियल सेल्स डेथ होते हैं, तो हर रोज उस चीज़ को भरपाई भी करना पड़ेगा। तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू में बहुत जल्दी रीजनरेशन होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के बाद रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास होता है, कनेक्टिव टिश्यू के पास होता है। रीजनरेटिव कैपेसिटी मस्कुलर टिश्यू के पास भी होता है, बट लीस्ट सबसे कम रीजनरेटिव कैपेसिटी होता है, लगभग 0 के ना के बराबर होता है हम लोग के न्यूरल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू के पास, क्योंकि वहाँ पे जो मेन जो सेल्स है, न्यूरॉन्स जो है उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी किसके पास है, एपिथेलियल टिश्यू के पास। ठीक है, और ये अबंडेंट टिश्यू भी है, लेकिन बॉडी का सबसे मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू तुम लोग पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू में, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी इसमें होता है। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी सरफेस में मिलता है, ऑर्गन सरफेस में, इनर सरफेस में या आउटर सरफेस में हो सकता है। अगर इनर सरफेस में होगा तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, अगर आउटर सरफेस में होगा तो ये एनवायरनमेंट को फेस करेगा। तो स्टूडेंट्स चलो अब एपिथेलियल टिश्यू को देख लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एक कवरिंग बनाते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम यानी कि एपी मतलब होता है ऊपर, आपन जो चीज़ों को कवर करके रखते हैं, इसलिए उसको एपिथेलियम भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कवरिंग बनाना, कवरिंग बनाना। और क्या इसका फंक्शन है, लाइनिंग बनाना, लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन्स, होलो ऑर्गन्स का इनर लाइनिंग बनाते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू क्या कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन सरफेस बना सकते हैं हम लोग के लंग के एल्वियोलाई के अंदर, फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर बाहर। मटेरियल्स को कौन करेगा? एपिथेलियल टिश्यू करेगा। हम लोग के आंखों के रेटिना में एपिथेलियल टिश्यू रहता है, ऑर्गेनो कॉर्टाई में हेयर सेल्स, कान में, आंखों में रेटिना में एपिथेलियल सेल्स होता है, कान के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी एपिथेलियल सेल्स होता है। फिर हम लोग के नाक में ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन में भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो हियरिंग में मदद कर रहे हैं रेटिना, विजन में मदद कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, स्मेल में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, विजन, हियरिंग, स्मेल। तो इस तरह से और भी बहुत सारे फंक्शन है। अब हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं, इसका क्लासिफाई करके देखते हैं। ओके, अब एपिथेलियल टिश्यू को ब्रॉडली हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब ये सिंपल एपिथेलियम है क्या भाई? नाम से लग रहा है ये बहुत सिंपल है, सीधा साधा है। यानी कि जब एपिथेलियल सेल्स जो है एक सिंगल लेयर में रहते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जब एक सिंगल लेयर में रहेगा तो उसको बोला जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जब एपिथेलियल सेल बहुत सारे लेयर बना के रहते हैं, लेयर के ऊपर लेयर, उसके ऊपर भी लेयर। ठीक है, लेयर के नीचे लेयर, उसके नीचे भी लेयर। तो लेयर वाइज सेल जब रहेगा तब इस एपिथेलियम को हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि टू और मोर लेयर्स से बना होता है। और सिर्फ यही नहीं, और सुनो, कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर तो होता ही है, उसके साथ साथ हो सकता है कि ये जो नीचे वाला लेयर है इसका टाइप कुछ अलग है, ऊपर वाला लेयर है इसका टाइप कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का मोर देन वन टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स भी हो सकता है, इसलिए उसको कंपाउंड बोला गया है मिला जुला के। ओके, अब सिंपल में आ जाते हैं। अब सिंपल में एनसीईआरटी में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर 3 ही टिश्यू को बताया गया है। कौन सा टिश्यू? सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनरी। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनरी। अब ये नाम कैसे हुआ है? ये नाम हुआ है सेल का स्ट्रक्चर से, कि किस तरह का सेल से ये बना हुआ होता है। ओके, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग और भी बहुत सारे नाम से जान सकते हैं। जैसे उसको जानते हैं पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से, उसको जानते हैं टेसेलेटेड एपिथेलियम के नाम से। अभी टेसेलेटेड और पेवमेंट ये सब क्या है भाई साहब? पेवमेंट किस चीज़ से बना होता है? टाइल्स से बना हुआ होता है, टाइल्स से बना हो सकता है पेवमेंट्स। ठीक है, और टेसेलेटेड मतलब होता क्या है? वेवी अपीयरेंस जो टिश्यू में देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये असल में होते हैं प्लेट जैसे होते हैं, फ्लैट टाइल्स जैसे होते हैं। ठीक है, ये सेल का शेप क्या है? फ्लैट टाइल्स जैसा है। डॉर्सोवेंट्रली लग रहा है कोई इसको चिपका दिया है। और इसके पास जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस भी क्या है? सेंट्रली लोकेटेड फ्लैटेंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक लाइन हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अब इस तरह से बहुत सारे सेल एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं और ये टिश्यू बना देते हैं। अब ये सेल्स का जो बाउंड्री अलग अलग सेल्स का बाउंड्री अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, यानी कि इर्रेगुलर बाउंड्री फॉर्म किया है, इर्रेगुलर बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ है। इरेगुलर बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ है। और क्या है ये भाई? एपिथेली। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये बहुत एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम का जो सेल्स है। इरेगुलर बाउंड्री वाला सेल्स होता है और दे आर टाइटली पैक्ड। इवन सारे एपिथेलियल टिश्यू का ही एक नेचर होते हैं, दे आर
टाइटली पैक्ड, सारे एपिथेलियल टिश्यू ही क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर याद करना है, सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल रहता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, वेरी लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ना के बराबर एक सेल से दूसरा सेल के बीच में एकदम जगह ही नहीं होता, एकदम सटे हुए रहते हैं, इसलिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत सारे जंक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। सेल जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलेगा, मस्कुलर टिश्यू में देखने को मिलेगा, नर्वस टिश्यू में देखने को मिलेगा, तो एक अलग टॉपिक ही है। ओके, तो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का जो बाउंड्री होता है ये इरेगुलर बाउंड्री होता है एक सेल के दूसरे सेल के साथ। उसके बाद ये सेल्स टाइटली पैक्ड रहता है, ठीक है। तो इसको पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, एक पेवमेंट को अगर देखेंगे यानी कि बहुत सारे टाइल्स को अगर मिला के बना दिया जाएगा एक स्ट्रक्चर, इस तरह से, तो ये देख के लगेगा कि एक बहुत सारे टाइल्स को मिला के ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो टाइल्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम। अब देखो, अब एक ब्लड वेसल को ऑब्जर्व करेंगे, ब्लड कैपिलरी को। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरी के अंदर इस तरह से स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू रहेगा, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू हार्ट के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेव फॉर्मेशन हुआ है, वेवी अपीयरेंस, इसलिए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का सेल्स को हम लोग टेसेलेटेड भी बोलते हैं, टेसेलेटेड भी बोलते हैं। ओके, अब कहाँ पे पाया जाता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना है, ये इसका फंक्शन से इसका पोजीशन हम लोग याद कर सकते हैं, इसका फंक्शन से इसका पोजीशन हम लोग याद कर सकते हैं। इसका फंक्शन होता है डिफ्यूशन सरफेस बनाना, डिफ्यूशन सरफेस बनाना इसका काम होता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है, इस तरह के। तो ये डिफ्यूशन सरफेस बनाते। तो डिफ्यूशन सरफेस कहाँ कहाँ पे बनते हैं, कहाँ कहाँ पे बनते हैं, याद करो, डिफ्यूशन सरफेस बनते हैं हम लोगों के कैपिलरीज में, डिफ्यूशन सरफेस बनते हैं हम लोग के ब्लड कैपिलरीज में। और कहाँ कहाँ पे बनते हैं डिफ्यूशन सरफेस, डिफ्यूशन सरफेस बनते हैं हम लोग के लंग के एल्वियोली में, लंग के एल्वियोली में भी डिफ्यूशन सरफेस बनते हैं, ठीक है। याद करो, ये एल्वियोली है, एल्वियोली के बाहर से ब्लड कैपिलरी गया है, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ से एल्वियोली से ऑक्सीजन आ रहा है और ये ब्लड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोली में जा रहा है, तो यहाँ पे डिफ्यूशन हो रहा है ना। और कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, ये किडनी के बोमेंस कैप्सूल में, किडनी के बोमेंस कैप्सूल में याद है कुछ पैर वाला, हाथ पैर वाला सेल्स होता है, पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स, ये सब क्या है, पोडोसाइट सेल्स एक्चुअली मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है। तो बोमेंस कैप्सूल में भी ये मिलेगा। और कहाँ पे मिलता है स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स मिलेगा हम लोग के हार्ट के इनर लाइनिंग में, हार्ट के इनर लाइनिंग में भी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब ये नाम से पता चल रहा है कि ये सेल जो है ये हट्टे कट्टे सेल्स है, हट्टे कट्टे सेल से बना हुआ होता है, जितना विड्थ है उतना ही उसका लेंथ है, हट्टे कट्टे सेल से बने हुए होते हैं ये टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्यूब लाइक सेल से बना होता है, क्यूब लाइक सेल से बना हुआ होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसका एक दूसरा भी नाम है जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम ये बनाते हैं। वे जर्मिनल मतलब जो नया सेल बना सकते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ पे होता है, टेस्टिस और ओवरी के अंदर होता है। टेस्टिस जैसे कि ओवरी को याद करिए, अगर ओवरी है तो ओवरी के बाहर जो लेयर रहता है जर्मिनल एपिथेलियम, अरे यहाँ से ही तो एग बनते हैं, यहाँ से ही तो ग्रैन्युलोसा सेल्स बनते हैं, है कि नहीं। तो जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल से ही बना हुआ रहता है, ठीक है।
ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का मेन फंक्शन होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल का मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन होता है। इसके साथ वो एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं, इसके साथ ये एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। ओके, अब क्यूबॉइडल सेल्स कैसे दिखते हैं बात कर लिए। इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों नाम दिया गया है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों नाम दिया गया है, और कहाँ कहाँ पे इसका फंक्शन हम लोग देख लिए है। तो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का कुछ टिश्यू के बारे में देखते हैं। किधर ये मिलता है? ये मिलता है हम लोगों के रेनल सिस्टम में। जैसे कि ये मिलेगा रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलेगा। रेनल ट्यूब्यूल में किधर देखने को मिलेगा? रेनल ट्यूब्यूल में एसेंडिंग आर्म ऑफ हिनलीज लूप, हिनलीज लूप का एसेंडिंग आर्म में देखने को मिलता है। डिसेंडिंग आर्म, ये जो एक नेफ्रॉन है ये इसका हिनलीज लूप है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है। तो इसका जो डिसेंडिंग आर्म है, जो डिसेंडिंग आर्म है, डिसेंडिंग आर्म में मेनली स्क्वामस सेल्स बहुत देखने को मिलता है। अब ये जो एसेंडिंग आर्म है, थिक सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग आर्म, ठीक है, जहाँ से सोडियम पंप प्रेजेंट है, जहाँ से सोडियम को फेंका जाता है, यहाँ पे बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, डीसीटी में भी बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट है, पीसीटी में भी क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट है। लेकिन पीसीटी में जो क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट है उन लोगों के पास क्या रहता है? ये क्यूब शेप तो सेल होते हैं, लेकिन उन लोगों के पास रहता है माइक्रोविली, इसलिए उसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स बोला जाता है। तो रेनल ट्यूब्यूल में है क्यूबॉइडल सेल, एसेंडिंग आर्म में है रेनल ट्यूब्यूल का, रेनल ट्यूब्यूल का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे है क्यूबॉइडल सेल्स? क्यूबॉइडल सेल्स सैलिवरी ग्लैंड में है, सैलिवरी ग्लैंड में है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड में जो स्मॉल डक्ट होता है, सैलिवरी ग्लैंड का जो स्मॉल डक्ट होता है, स्मॉल डक्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। अब सैलिवरी ग्लैंड का जो लॉन्ग डक्ट होगा उसमें स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये देखने को मिलता है पैंक्रियास के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है पैंक्रियास का जो एंजाइम बनाने वाला पोर्शन, एसिनर सेल्स जो होता है, पैंक्रियाटिक एसिनी में एसिनर सेल्स, ये भी क्यूबॉइडल सेल्स ही होते हैं। ठीक है, अब क्यूबॉइडल सेल्स का मॉडिफिकेशन का बात किया है, जैसे कि पीसीटी में इस तरह के ब्रश बॉर्डर, इस तरह के माइक्रोविली वाला सेल देखने को मिलता है। दीज आर कॉल्ड माइक्रोविली। तो क्यूबॉइडल सेल क्यूब से हट्टे कट्टे सेल के पास इस तरह से माइक्रोविली है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो उस तरह के क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं, उस तरह के क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं कॉलमनरी एपिथेलियम पे। अब ये कॉलमनरी एपिथेलियम, ये नाम से इसका स्ट्रक्चर पता चल रहा है, खंबा, कलम, पिलर, कुछ भी बोल लो। तो बहुत सारे पिलर लाइक सेल से जो एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ रहेगा उसको बोला जाता है कॉलमनरी एपिथेलियम। कॉलम का मतलब क्या होता है? कॉलम का मतलब है ये पिलर। ठीक है, खंबा, इसको हम लोग सीधी भाषा में बोलते हैं। अब कॉलमनरी एपिथेलियल, ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू का सेल्स में फ़र्क पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये फुटबॉल जैसा होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है और सेल के एकदम सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को देखो। अब कॉलमनरी एपिथेलियल सेल्स का न्यूक्लियस को देखो, ये सेल के एकदम बेसल पोर्शन में प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस जो होता है ये स्फेरिकल भी नहीं होता, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होते हैं और बेसल न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस सेल के बेसल रीजन में प्रेजेंट है और सेल खुद भी क्या है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का है। ठीक है, लगता है कि साइड से एकदम कोई प्रेस कर दिया है, लंबा हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके, अब इसका फंक्शन क्या है कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू का? इसका फंक्शन देखो याद रखना बहुत ही इजी है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू का ही सेम फंक्शन है। ठीक है, ये भी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन सरफेस ये बनाते हैं। अब देखते हैं कि कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू ये किधर किधर मिलता है। कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों को मिलेगा गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर मिलेगा, बाइल डक्ट के अंदर मिलेगा कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों के स्टमक के अंदर मिलेगा, स्टमक के इनर लाइनिंग में, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, ठीक है। इवन बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग के बॉडी में जितना म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये सब कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ये कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। अब कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू का भी थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू सेल के पास सीलिया है, सीलिएटेड कॉलमनरी एपिथेलियल, सीलिएटेड कॉलमनरी एपिथेलियल, जो कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू सीलिएटेड है, ऐसा कॉलमनरी एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे अब ये सीलिएटेड टिश्यू का काम क्या होता है, सीलिया इस तरह से मूवमेंट करते रहता है, यानी कि हवा को एक पर्टिकुलर चीज़ों को एक मतलब मूवमेंट का मकसद क्या होता है, एक फ्लूइड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, वो हो सकता है एयर, वो हो सकता है कोई पार्टिकल्स, हो सकता है वाटर, हो सकता है म्यूकस, ठीक है। तो ये म्यूकस को या पार्टिकल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं ये सीलिया के माध्यम से। तो ये कहाँ पे ये काम होता है, ये काम होता है हम लोग के विंड पाइप या ट्राकिया में। सीलिएटेड कॉलमनर देखने को मिलता है, सीलिएटेड कॉलमनर देखने को मिलता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, मान लो कि ये यूट्रस, ड्राइंग बहुत गंदा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ओवरी क्या किए, ओवरी है ये, ओवरी रिलीज किया, एग ओव्यूलेशन किया। अब एग को कहाँ रिलीज किया गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो सीलिएटेड सेल्स है, ये उस ओवम को लेके फुटबॉल खेलेगा, ओवम को लेके फुटबॉल खेलेगा कि भाई ओवम के पास कोई हाथ पैर नहीं है, वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए ये एम्पला इस्थमस जंक्शन में आना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लाएगा, ये सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। ओके, अब ये कॉलम लाइक सेल के पास अगर काइनोसिलिया है, काइनोसिलिया इस तरह से देखो, नोकिला सिलिया, नोकिला माइक्रोविली जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेपर्ड एंड है, इस तरह का बोलाता है, सॉरी स्टीरियोसिलिया, स्टीरियोसिलिया, स्टीरियोसिलिएटेड, स्टीरिएटेड नॉट काइनो, स्टीरियोसिलिएटेड सेल। ये स्टीरियोसिलिएटेड सेल कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये देखने को मिलता है एपिडिडाइमिस, हम लोगों के टेस्टिस के अंदर एपिडिडाइमिस में देखने को मिलता है, वास डिफरेंस में देखने को मिलता है, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस, हाँ। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हम लोगों के ईयर के अंदर भी देखने को मिलता है, ऑर्गन ऑफ कॉटी में जो हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी, ये भी स्टीरियोसिलिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। ओके, सिलिएटेड सेल का और एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद आ गया, ट्राकिया में भी होता है, फैलोपियन ट्यूब में भी होता है, और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स किधर रहता है, एपेंडाइमल एपिथेलियम रहता है हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वेंट्रिकल्स, ब्रेन के वेंट्रिकल्स, ठीक है, जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल, सीएसएफ रहेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वेंट्रिकल्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल के अंदर फ्लो करवाने के लिए, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर खाली जगह रहता है जो सीएसएफ से भरा हुआ रहता है। अब सीएसएफ को फ्लो करवाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीएसएफ को मेनिंजेस लेयर में भी भेजना पड़ेगा, सब एराक्नॉइड स्पेस में, यहाँ पे भी सीएसएफ का फ्लो होता है सब एराक्नॉइड मैटर के नीचे। तो सीएसएफ को फ्लो करवाने के लिए भाई ये वेंट्रिकल्स, ये सेंट्रल कैनल के जो बॉर्डर होता है, इनर लाइनिंग, यहाँ पे भी सिलिएटेड कुछ सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सिंपल एपिथेलियल सेल्स। अब सिंपल एपिथेलियल सेल्स का ही कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि मे बी इट कैन ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स एंड दे मे हैव कॉलमनर सेल्स। अब ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड का काम क्या होता है, ग्लैंड का काम होता है कुछ प्रोडक्शन, अपना कुछ प्रोडक्ट बनाता है और उस चीज़ का सिक्रेशन, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक सेल से भी बना हुआ सकता है, बहुत सारे सेल से भी बना हुआ सकता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल अगर एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है तो उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है उसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है।
अब हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम जो ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या है? यूनिसेलुलर ग्लैंड गिन गिन के बस दो ही है। कौन? एक तो है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोगों को? गॉबलेट सेल्स देखने को मिलेगा हम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। गॉबलेट सेल्स देखने को मिलेगा हम लोगों के एलिमेंटरी ट्रैक्ट में, एलिमेंटरी कैनल में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और एलिमेंटरी ट्रैक्ट में गॉबलेट सेल देखने को मिलता है। ये गॉबलेट सेल्स क्या है? दीज आर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। अब इसका नाम गॉबलेट क्यों है? गॉबलेट मतलब है वही वाइन ग्लास जैसा इसका शेप होता है, वाइन ग्लास जैसा इसके ये सेल का शेप होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गॉबलेट सेल। और एक यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या है? पैनेट सेल का काम क्या होता है? ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये लाइसोजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी एंटी माइक्रोबियल ग्लाइकोप्रोटीन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है पैनेट सेल? ये हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रह सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून में प्रेजेंट रहते हैं। और यानी कि वो जो जूस बनाते हैं सक्कस एंट्रिकस, उसमें उसका एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी जो होता है वो पेनेट सेल से मिलते हैं। अब ये दोनों ग्लैंड छोड़ के, गॉबलेट सेल और पेनेट सेल छोड़ के, बाकी बॉडी में जितने ग्लैंड्स हैं सबके सब मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड मान लो, सीबेसियस ग्लैंड मान लो, स्वेट ग्लैंड मान लो, पिट्यूटरी ग्लैंड मान लो, काउपर्स ग्लैंड मान लो, वट एवर द ग्लैंड्स आर सिचुएटेड और प्रेजेंट इन योर बॉडी, मैक्सिमम ग्लैंड्स आर मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ओके, अब ये तो गया कि ग्लैंड एक सेल से बना होता है कि बहुत सेल से बना होता है। अब ग्लैंड का सिक्रेशन का टाइप के ऊपर बेस करके ग्लैंड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ग्लैंड के पास अगर सिक्रेशन के लिए कोई पाइपलाइन या डक्ट नहीं है तो उस तरह के ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल पिट्यूटरी, एग्जाम्पल थायराइड, एग्जाम्पल एड्रेनल। ग्लैंड के पास अगर डक्ट प्रेजेंट है तो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? डक्ट लेस ग्लैंड, जो अपना प्रोडक्ट को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। अब जो ग्लैंड के पास डक्ट होते हैं, जिस ग्लैंड के पास अपना पाइपलाइन होते हैं अपना प्रोडक्ट को अपने मुकाम तक, अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि हम लोग सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं और सलाइवरी डक्ट के थ्रू, स्टेंसन डक्ट्स वगैरह के थ्रू इस सलाइवा को पहुंचा देते हैं हम लोग के ओरल कैविटी, बकल कैविटी में, ताकि वो बकल कैविटी को वेट रख पाए, बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन कर पाए, ठीक है। तो उस तरह के ग्लैंड को बोला जाता है जिसके पास डक्ट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक तीसरे तरह का ग्लैंड है जिसका कुछ पार्ट जो होता है एंडोक्राइन होता है, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है, जैसे कि पैंक्रियास। अब एक पैंक्रियास को देखेंगे तो पैंक्रियास के अंदर फ्लावर लाइक कुछ ग्लैंड देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है पैंक्रियाटिक एसिनी, जो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम बनाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। अब ये पैंक्रियाटिक एसिनी के पास डक्ट होता है, ये पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं और जूस को पैंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करते हैं। तो ये पार्ट हो गया पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट। अब पैंक्रियास के पास कुछ आइलेट्स रहते हैं, ये खिचड़ी होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, पीपी सेल, बहुत सारे सेल का एक खिचड़ी होता है जो कि पैंक्रियाटिक हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको हम लोग बोलते हैं, ये आइलेट्स के पास अपना प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए कोई पाइपलाइन डक्ट है ही नहीं। तो पैंक्रियास एक साइड से एक्सोक्राइन हो गया और एंडोक्राइन भी हो गया। तो पैंक्रियास क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियास। और क्या है? टेस्टिस स्पर्म भी रिलीज कर सकते हैं स्पर्म डक्ट से। टेस्टिस के पास जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, इनिविन, ये सब रिलीज करने के लिए टेस्टिस के पास कोई डक्ट या ब्लड वेसल डक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली ब्लड वेसल में रिलीज कर सकते हैं। तो टेस्टिस एंड ओवरी, ये तीनों है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब ग्लैंड का भी और भी अलग सारे क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड,
हाँ, इस तरह से। लेकिन अब हम लोग एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे तो हम लोग यहाँ यहीं तक ग्लैंड को क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कॉलमनर टिश्यू का और एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। कोई इसको कंपाउंड एपिथेलियम में भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल एपिथेलियम में रखेंगे, जो कि कॉलमनर एपिथेलियल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड, सॉरी नॉट स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। इस स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू हम सिंपल के अंदर ही बोलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। ये क्या है? ये कॉलमनर सेल्स है बेसिकली, ठीक है। अभी कॉलमनर सेल्स में कुछ सेल बड़ा होता है और कुछ सेल छोटा होता है साइज में। तो देखो, जो छोटा सेल है उसका न्यूक्लियस नीचे है, जो बड़ा सेल है उसका न्यूक्लियस ऊपर है। तो बाहर से देखने में लगता है कि ये एक लेयर है, ये नीचे दूसरा लेयर है, लेकिन है सेल का एक ही लेयर है। एक सेल छोटा, एक सेल बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरह से सेल से बना होता है। लेकिन न्यूक्लियस के डिस्पोजिशनिंग के वजह से जो बड़ा सेल है उसका न्यूक्लियस ऊपर, जो छोटा सेल है उसका न्यूक्लियस नीचे। तो ये इस तरह का पर्टिकुलर जो अपीयरेंस की वजह से ये देख के लग रहा है कि ये डबल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, हाँ, लेकिन है असल में यूनिलेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, इसलिए इसको बोला जाता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर वाइज मैनेजमेंट, लेयर वाइज अरेंजमेंट। जैसे कि सैंडविच में एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड लेयर वाइज रहता है, तो यहाँ पे लेयर वाइज दिखने में लग रहा है कि दो लेयर है, लेकिन है ये एक ही लेयर, इसलिए इसको बोला जाता है हिडन स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड या फॉल्स स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हम लोग के फैरिंग्स में देखने को मिल सकता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। ये ट्रैकिया में भी देखने को मिल सकता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, यानी हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बहुत सारे पोर्शन में इस तरह का स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू देखने को मिल सकता है। सो नाउ विल जंप टू कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो कंपाउंड मतलब हम लोग देख लिए कि जब बहुत सारे सेल का लेयर्स रहेगा। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, बिकॉज दे हैव टू फील, दे हैव टू हिंड्रेंस द प्रेशर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ compression, different kind of pressure like mechanical and chemical। मैकेनिकल और केमिकल प्रेशर को इन लोगों को झेलना पड़ता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को। तो ये बॉडी को मैकेनिकल और केमिकल कंप्रेशन से बचाते हैं, मैकेनिकल या केमिकल डैमेजेस से बचाते हैं। ओके ना, ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी दो तरह से होते हैं मेनली। कुछ कंपाउंड एपिथेलियम जो है उसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको बुलाते हैं स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल और स्ट्रेचेबल। और दूसरा है नॉन स्ट्रेचेबल या स्ट्रैटिफाइड और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल एंड स्ट्रैटिफाइड, ये दोनों तरह का कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशनल का मतलब होता है जब ये लेयर, मतलब कि ये टिश्यू का एक लेयर है, ये बहुत सारे सेल्स है, जब ये सेल कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहते हैं तब ये सेल का शेप रहता है मान लो कि कॉलमनर। अब जब इसको रिलैक्स, खींच के लंबा कर दिया गया, जब इसको स्ट्रेच किया गया, तब ये सारे सेल का शेप हो गया क्यूबॉइडल या उल्टा। क्यूबॉइडल से कॉलमनर, एक टाइम में क्यूबॉइडल दिखता है, हाँ, और फिर स्ट्रेच करने से वो दूसरा ही दिखता है, वो फ्लैट एंड दिख सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कितने प्रेशर में है। जब ये प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया गया है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है, तो उसका सेल का शेप अलग दिखता है। जब खींचने से, जब स्ट्रेच करने के बाद उसका सेल का शेप अलग दिखता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम या स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, ठीक है। ये किधर देखने को मिलता है? ये यूरोथेलियम में देखने को मिलता है। यूरोथेलियम मतलब जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, जैसे कि ये रेनल पेल्विस में हो सकते हैं, किडनी के अंदर पेल्विस में हो सकता है, ये यूरेटर में होते हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में भी होते हैं,
तो ये 4 जगह में ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल सकता है। अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या यानी कि लेयर वाइज अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। अब जितने तरह के सिंपल एपिथेलियल हम लोग पर है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ये तीनों का ही स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। तो अगर स्ट्रैटिफिकेशन अगर स्क्वामस का होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है ये दोनों तरह का हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। अगर केराटिन डिपोजिशन होता है तो उसको बोला जाता है केराटिनाइज्ड, और अगर केराटिन डिपोजिशन उस स्क्वामस लेयर में नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन केराटिनाइज्ड। अभी केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलता है? हम लोगों के स्किन में देखने को मिलता है। देखो केराटिन क्या क्या, हम लोग के जो स्किन में हेयर होता है, ठीक है, ये केराटिन से बना होता है। जो नेल्स होता है ये केराटिन है। एनिमल्स में जो हॉर्न होता है वो भी केराटिन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, जहाँ पे सॉफ्ट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का स्टेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग के लिप्स में, लिप्स। उसके बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में देखने को मिलता है। उसके बाद वैजिना में देखने को मिलता है। तो ये सब जगह में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। अब अगर स्ट्रैटिफिकेशन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे होता है? सेम ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, हाँ, जैसे कि पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियास ग्लैंड का डक्ट में, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? सैलिवरी डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है। उसके बाद अगर कॉलमनर सेल्स अगर स्ट्रैटिफाइड है, यानी कि कॉलमनर सेल बहुत सारे लेयर में अरेंज्ड है, तो उसको स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। अब ये स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलता है? आंखों में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के ऊपर के तरफ हम लोग के आईलिड का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन डिफ्यूज हो चुका है, जिसका नाम होता है कंजक्टिवा, जो कि हम लोग के कॉर्निया को प्रोटेक्शन देते रहते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एपिग्लॉटिस के ऊपर। वैसे तो एपिग्लॉटिस का है हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन उस एपिग्लॉटिस के कवरिंग जो है ये बनाते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंटरसेलुलर जंक्शंस के बारे में।